नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। देश भर में आज कार्तिक पूर्णिमा और श्री गुरु नानक देव जी महाराज का प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। कार्तिक पूर्णिमा का सनातन संस्कृति से विशेष महत्व है और साथ ही इसी दिन श्री गुरु नानक देव जी महाराज का प्रकाश पर्व भी मनाया जाता है। दोनों ही पर्व सनातन और भारतीय संस्कृति में आस्था का पर्व है। कार्तिक पूर्णिमा और श्री गुरु नानक देव जी महाराज के प्रकाश पर्व पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। सीएम योगी ने कार्तिक पूर्णिमा को बधाई देते हुए कहा कि भारतीय सांस्कृतिक परंपरा में इस अवसर का विशेष महत्व है। भगवान विष्णु ने इसी दिन मत्स्य अवतार लेकर प्रलय के अंत तक सप्त ऋषियों और वेदों की रक्षा की, जिससे पुनः सृष्टि का निर्माण संभव हो सका। और इसके साथ ही भगवान शंकर ने इसी दिन त्रिपुरासुर नामक राक्षस का अंत किया था। उन्होंने कहा कि यह पर्व मानव मात्र को प्रकृति से जोड़ने का अवसर प्रदान करता है। वहीं श्री गुरु नानक देव जी महाराज के प्रकाश पर्व पर मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि सिख धर्म के संस्थापक श्री गुरु नानक देव जी महाराज का सामाजिक सद्भाव का संदेश भारत की सनातन परंपरा का अंग है। उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव जी एक युगदृष्टा समाज सुधारक थे, जिन्होंने आडंबरों और अंधविश्वासों का प्रतिकार करके समाज को नई दिशा प्रदान की। गुरु नानक देव जी भक्ति की प्रकाष्ठा थे। उनकी वाणियों की सच्चाई और लोक कल्याण का भाव आज भी हम सभी का मार्गदर्शन कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 नवंबर की शाम 5 बजे 2 दिवसीय दौरे पर काशी पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री विशेष विमान से लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बाबतपुर आएंगे और फिर हेलीकॉप्टर से ब्रेका जाएंगे। ब्रेका हेलीपोर्ट से गेस्ट हाउस जाएंगे, वहां भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। 7 नवंबर की रात ही प्रधानमंत्री रोपवे का ट्रायल भी देख सकते हैं। इसके लिए कैंट रेलवे स्टेशन के पास बने रोपवे स्टेशन पर तैयारियां चल रही हैं। प्रधानमंत्री 8 नवंबर को बनारस स्टेशन से देश को 4 नई वंदे भारत ट्रेन की सौगात देंगे। काशी से खजुराहो की पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और इसी तरह लखनऊ से सहारनपुर, फिरोजपुर कैंट से नई दिल्ली और बेंगलुरु से एर्नाकुलम जाने वाली वंदे भारत ट्रेन को वर्चुअल ही हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री बनारस रेलवे स्टेशन के बाहर खड़े ब्रेका के पहले रेल इंजन को भी देखेंगे। प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के मुताबिक 7 नवंबर की रात प्रधानमंत्री देश के पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे का ट्रायल देख सकते हैं और इसकी तैयारियां कैंट रोपवे स्टेशन पर चल रही हैं। काशी विश्वविद्यापीठ और रथ यात्रा रोपवे स्टेशन भी बन चुका है। गोदालिया रोपवे स्टेशन का निर्माण चल रहा है। गोदोलिया स्टेशन बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ही परियोजना का लोकार्पण करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बिहार में भी माफिया पर कार्रवाई होगी और उसकी संपत्ति गरीबों में बांटी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार बिहार को फिर से ज्ञान की भूमि के रूप में प्रतिष्ठित करेगी। बिहार के समस्तीपुर जिले के मोहिउद्दीन नगर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि जो लोग उत्तर प्रदेश से खारिज कर दिए गए हैं वो कहते हैं कि हम केवल नाम बदलते हैं। हम सिर्फ नाम नहीं बदलते, हमने उत्तर प्रदेश के नाम को दुनिया के मंच पर पहुंचाया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनावों में राजग की जीत गुलामी के सभी निशान मिटा देगी और समस्तीपुर जिले के मोहिउद्दीननगर ब्लॉक का नाम बदलकर मोहन नगर कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि जब बुलडोजर माफिया को कुचलता है तो उनकी संपत्ति गरीबों में बांटी जाती है, तो यही सच्चा न्याय है। अब बिहार में भी ऐसे कदम उठाने की जरूरत है। और उन्होंने कहा कि बिहार को फिर से ज्ञान की भूमि के रूप में स्थापित करना है। बिहार के विकास को भारत के विकास से जोड़ना है, युवाओं को रोजगार देना है और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए जिन लोगों को उत्तर प्रदेश की जनता ने बार बार खारिज किया है, वे लोग आज बिहार में आके कहते हैं कि नाम बदला जा रहा है। अरे हम नाम ही नहीं बदल रहे हैं, हमने तो उत्तर प्रदेश के कार्य के माध्यम से उत्तर प्रदेश का नाम दुनिया के अंदर फिर से स्थापित कर दिया है। आज अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण हो गया है, प्रयागराज में भव्य और दिव्य महाकुंभ का आयोजन भी होता है। और अब तो उत्तर प्रदेश में माफिया को रौंद करके बुलडोजर जब चलता है और माफिया के द्वारा अर्जित संपत्ति को जब हम लोग गरीबों में बांटने का काम करते हैं तो उसकी चिढ़ इनके पार्टनर समाजवादी पार्टी की लोग बिहार के अंदर भाषण के माध्यम से, बयानों के माध्यम से निकालने का काम कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश का बुलडोजर थमने वाला नहीं है।
वो डरने वाला भी नहीं है। अब तो बिहार भी माफिया के खिलाफ यही कार्रवाई करेगा। बिहार के विकास को भारत के विकास के साथ जोड़ करके आगे बढ़ाना है। बिहार के नौजवानों के लिए बिहार के अंदर ही नौकरी और रोजगार की सुविधा उपलब्ध करवानी है। बिहार की माताओं बहनों की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए उनके स्वावलंबन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। और अभी 20 वर्ष में बिहार के अंदर साक्षरता की दर को 33% से बढ़ा करके आज 75% तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त हुई। बहनों और भाइयों, आज आप देख रहे होंगे एनडीए की सरकार थी, पैसा था तो 1,41,00,000 माताओं और बहनों के खातों में 10,000 रुपए के अनुसार धनराशि भी चली गई है। और ये तो शुरुआत है, शुरुआत। अभी तो इससे भी बड़ा कार्य होना है। भारत को महिला विश्व कप में पहली बार चैंपियन बनाने में अहम योगदान देने वाली यूपी की दीप्ति शर्मा को राज्य सरकार सम्मानित करेगी। मिली जानकारी के मुताबिक आगरा की मूल निवासी दीप्ति को 1.5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। हालांकि अभी तक सम्मान समारोह की तिथि घोषित नहीं हुई है। संभावना है कि दीप्ति को यूपी दिवस पर होने वाले खिलाड़ियों के सम्मान समारोह में पुरस्कृत किया जा सकता है। दीप्ति ने पूरे महिला विश्व कप में कमाल का प्रदर्शन करते हुए भारत को खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई। प्रतियोगिता में प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब जीतकर उन्होंने यूपी का नाम दुनिया भर में रोशन किया है। महिला क्रिकेट के दीप्ति के इस प्रदर्शन को लंबे समय तक याद रखा जाएगा। यूपी सरकार की ओर से जारी शासनादेश के अनुसार विश्व कप में विजेता टीम में शामिल यूपी के खिलाड़ी को 1.5 करोड़, उप विजेता टीम का सदस्य होने पर 75 लाख और तीसरे स्थान पर रहने वाली टीम का सदस्य होने पर 50 लाख रुपए का देने का प्रावधान है। और इसके अनुरूप दीप्ति को 1.5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। मिर्जापुर में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर बड़ा हादसा उस समय हो गया जब चुनार रेलवे स्टेशन पर कालका हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। जानकारी के मुताबिक कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान के लिए प्रयागराज जा रहे श्रद्धालु चुनार स्टेशन पर उतरे थे। बताया जा रहा है कि कुछ यात्री ट्रेन के गलत दिशा वाले ट्रैक की ओर उतर गए और तभी दूसरी ओर से कालका हावड़ा ट्रेन गुजर गई और कई लोग इसकी चपेट में आ गए। हादसे में करीब आधा दर्जन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि कई अन्य घायल बताए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने शोर मचाकर पुलिस और रेलवे कर्मचारियों को सूचना दी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस, आरपीएफ और रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंचे। राहत कार्य शुरू किया गया। मृतकों की पहचान की जा रही है। वहीं घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है और रेलवे ट्रैक पर कुछ समय के लिए ट्रेन परिचालन भी बाधित रहा। प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में कार्तिक पूर्णिमा मेले का मुख्य स्नान जारी है। मेला स्थल के साथ ही ब्रजघाट और पूट में 35 से 40 लाख श्रद्धालुओं को स्नान करने का अनुमान है। आज बुधवार की सुबह ब्रह्मकाल से पूर्णिमा स्नान आरंभ हुआ और श्रद्धालुओं की भीड़ और सुरक्षा को देखते हुए एसपी ज्ञानंजय सिंह ने पुलिसकर्मियों को अलग अलग पॉइंटों पर तैनात किया है। मेले में एक जोनल मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं और इनके साथ ही पुलिस अधिकारियों को तैनात किया गया है। वे मेला क्षेत्र में बारीकी से नजर रख रहे हैं। सदर बाजार, मीना बाजार में बिना वर्दी के महिला पुलिसकर्मी भी तैनात की गए हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए मंगलवार की सुबह से ही हाईवे पर रूट डायवर्जन लागू कर दिया गया था और अमरोहा और हापुड़ की तरफ से आए वाहनों को वैकल्पिक मार्गों से भेजा गया और वहीं बहुत से चालकों ने अपने वाहनों को सुरक्षित स्थानों पर हाईवे किनारे रोक लिया है। उन्होंने भी दूसरे रास्तों से गंतव्यों के लिए भेजा जा रहा है। गंगा नगरी और कार्तिक पूर्णिमा मेला स्थल पर मां गंगा की महाआरती का आयोजन हुआ। इसमें श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी और इस बार भी मेला स्थल पर और ब्रजघाट में काशी की तर्ज पर महाआरती स्थल बनाए गए हैं। हाईवे समेत संपर्क मार्गों, मेला स्थल, गंगा तट पर पुलिसकर्मी मुस्तैद हैं जिन्हें जरा भी लापरवाही बरतने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। बहराइच जिले के बहराइच लखनऊ राजमार्ग पर आज बुधवार सुबह दर्दनाक हादसा हो गया। राष्ट्रीय राजमार्ग से मदन कोठी चौराहे पर फकरपुर की तरफ आ रही गिट्टी भरा ट्रेलर वहां पर अनियंत्रित हो गया और अनियंत्रित होने के बाद वह सामने से आ रही बाइक की तरफ घूम गया। इस चपेट में 4 लोगों की मौत हो गई और इनमें से 1 वर्ष का बच्चा भी शामिल है। सभी की मौके पर ही मौत हो गई। ऐसा माना जा रहा है कि सभी की मौत पहिए के नीचे आ जाने की वजह से हुई है। ट्रेलर का ड्राइवर गाड़ी खड़ा करके भाग गया और शवों को पोस्टमार्टम हाउस में भिजवा दिया गया है। अभी तक मृतकों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। गिट्टी से भरा ट्रेलर कोहरिया चालक को झपकी आने के कारण नियंत्रण खो बैठा और सड़क किनारे खाई में जा गिरा और इसी दौरान सामने से गुजर रही एक बाइक से उसकी जोरदार टक्कर हो गई। बाइक पर एक महिला,
एक बच्चा और 2 पुरुष सवार थे। हादसे में चारों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए जिला मोर्चरी भिजवा दिया गया। और थाना प्रभारी ने बताया कि ट्रैफिक सुचारू है और शांति व्यवस्था पूरी तरह से नियंत्रण में है। मृतकों की पहचान और उनके परिजनों की खोज की जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नॉन हाइब्रिड यानी मोटे धान पर 1% की रिकवरी छूट की घोषणा की, जो हाइब्रिड धान पर पहले से दी जा रही छूट के समान है। ये धान से चावल निकालने की प्रक्रिया में होने वाले अनाज की रिकवरी पर सरकार द्वारा दी गई रियायत या छूट है। इससे राज्य के करीब 15 लाख किसानों को फायदा होगा और वही राजकोष पर 166 करोड़ रुपए का भार बढ़ेगा। प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने पत्रकारों से कहा कि जब हाइब्रिड धान से चावल निकाला जाता है तो केंद्र सरकार के मानदंडों के अनुसार रिकवरी दर 67% होती है और उत्तर प्रदेश सरकार हालांकि पहले से ही हाइब्रिड धान की रिकवरी पर 3% की छूट दे रही है और वहीं इस छूट पर सालाना लगभग 100 करोड़ रुपए खर्च करती है। खन्ना ने कहा कि यही लाभ अब मोटे धान पर भी लागू किया जाएगा, जिसमें 1% की रिकवरी छूट दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे मंडियों में किसानों को धान का बढ़ा हुआ भाव मिलेगा। इससे किसानों को सीधा सीधा फायदा होगा। यह निर्णय किसानों मजदूर हित के साथ साथ धान मिल संचालकों के भी हित में है। कुल मिलाकर इससे पूरे उद्योग को बल मिलेगा। उत्तर प्रदेश में धान की सरकारी खरीद जारी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 1 अक्टूबर से जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1 नवंबर से यह खरीद शुरू की गई थी। धान की पैदावार पिछले वर्ष से काफी अधिक है। जो हाइब्रिड धान है उसको खरीद के जब मिलों को दिया जाता है उसमें रिकवरी भारत सरकार के मानक के अनुसार 67% है। पहले से ही यह व्यवस्था चली आ रही है जब से योगी सरकार आई है 18-19 से, कि उसमें 3% की छूट दी जाती है। अर्थात जितनी रिकवरी उसमें एक्सपेक्ट की जाती है उतनी रिकवरी होती नहीं है। इसलिए धान के काश्तकार को राहत पहुंचाने के लिए उसको भाव अच्छा मिले और साथ ही साथ जो धान कूटने वाले चीनी वो मिल है, धान मिल, उनको भी इसलिए कि वो भी प्रोत्साहित हो, क्योंकि बड़े पैमाने पर वहां पर डेली वेजेस के रोजगार वहां पर मिलता है और कुछ लोग परमानेंट रोजगार में रहते हैं। 1800 से ज्यादा धान मिले इस समय संचालित है। तो खुशखबरी यह है कि 3% की छूट हाइब्रिड पर पहले से दी जा रही है। लगभग 100 करोड़ रुपए का सरकार उनकी क्षतिपूर्ति करती है। इस बार नया निर्णय सरकार ने यह लिया है कि जो मोटा धान है उस धान के ऊपर भी 1% की छूट सरकार देने जा रही है, जिससे हमारे किसान भी लाभान्वित होंगे कि उनका भाव बढ़ेगा और साथ साथ हमारे धान के मिल वाले वो भी उत्साहित होकर जो कूटने के लिए धान लेंगे उनको भी इस बात के लिए राहत मिलेगी। तो ये अपने आप में एक बड़ा फैसला है। इस पर लगभग 166 करोड़ रुपया खर्च होगा। तो सबको पहले से ही हाइब्रिड पर सरकार दे रही थी और इस बार मोटे धान पर भी 1% की छूट दे रही है। इसका मतलब यह है कि जो 67% एक्सपेक्ट करते हैं उसकी जगह पर अब उनको केवल 66% का ही वो देना पड़ेगा। 1% सरकार दिया करेगी। यूपी का गाजियाबाद देश का तीसरा सबसे प्रदूषित शहर है। लोनी की हवा सबसे जहरीली है। गाजियाबाद का AQI गंभीर श्रेणी के करीब पहुंच गया है। विशेषज्ञों की सलाह है कि लोग बिना मास्क के घर से बाहर ना निकलें और वायु गुणवत्ता में कुछ अंकों की कमी के बावजूद जनपद का AQI 325 दर्ज किया गया और 325 अंक के साथ मंगलवार को गाजियाबाद देश का तीसरा सबसे प्रदूषित शहर बन गया। हर दिन शहर की हवा खराब से बेहद खराब श्रेणी में आ रही है और इस बीच अधिकारी भले ही प्रदूषण नियंत्रण के लिए कार्य करने की बात कर रहे हों, लेकिन उसके बावजूद हवा साफ नहीं हो पा रही है। विशेषज्ञों की सलाह है कि लोग बिना मास्क के घर से बाहर ना निकलें और खासतौर पर बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं का घर से बाहर निकलना मुनासिब नहीं है। खुली हवा में सांस लेने से लोगों को सांस से संबंधी परेशानी बढ़ सकती है। नगर निगम की ओर से लगातार प्रदूषण स्तर को कम करने पर जोर दिया जा रहा है और इसके लिए विभाग की तरफ से टीम बनाकर अलग अलग इलाकों में छिड़काव का काम करवाया जा रहा है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।